हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के मोस्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर करेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि सामूहिक कृषि का वर्णन करें। कहते हैं कि सामूहिक कृषि का वर्णन करें। तो इसका आंसर लिखेंगे कि सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते हैं। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते हैं। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती है एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती है। कृषि का यह प्रकार पूर्व सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जहां इसको कोलक हौज का नाम दिया गया। तो इसमें से जो है ना आपको मेन पॉइंट याद करना है और उसको उसके आंसर में आपको लिख देना। देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो इसका जो आंसर लिखेंगे मेन पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद फिर अपने थॉट प्रोसेस से उसको लिखना है। तो ये काम अभी से आप लिखना शुरू कर दे। जितना आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना उसको आप अपने कॉपी पेन पर लिखते जाएं, तब जाकर के ये आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है। कहते हैं कि बाजारी सब्जी कृषि जो है नगरीय क्षेत्रों के समीप यानी कि नगरीय क्षेत्रों के आसपास ही क्यों की जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, बाजारी सब्जी कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली सब्जियों के अतिरिक्त फल और फूल की खेती होती है। इनमें गहन श्रम एवं अधिक पूंजी लगती है तथा इन्हें खराब होने से बचाने के लिए शीघ्र बाजार में पहुंचाया जाता है। इनकी मांग नगरीय केंद्रों में अधिक है, जहां ऊंची आय वाले उपभोक्ता रहते हैं। नगरों में इन्हें शीघ्र पहुंचाने के लिए इनकी खेती नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, बरानी या वर्षा आधारित कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें सिंचाई का सहारा नहीं लिया जाता है और केवल वर्षा के सहारे खेती की जाती है। इसके दो प्रकार है। कहते हैं इस कृषि के दो प्रकार है। प्रथम शुष्क भूमि कृषि तथा दूसरा है आर्द्र कृषि भूमि या आर्द्र भूमि कृषि। तो इसमें लिखेंगे फिर कि भारत में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती है। आर्द्र कृषि के अंतर्गत वर्षा ऋतु में चावल, जूट, गन्ना इत्यादि खेती वर्षा पर आधारित होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोको के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे, कोको एक कृषि उत्पाद है जिसमें चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, कोका कोला इत्यादि बनाया जाता है। इसका उत्पादन पश्चिमी अफ्रीका विशेषकर घाना में होता है। फ्रांस वासियों ने यहाँ इसकी पौधा लगाई। कहते फ्रांस वासियों ने यहाँ इसकी पौधा लगाई थी। इसकी खेती रोपण कृषि के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। कहते भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, भू निम्नीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि खेती के आयोग बनती है। इसके जिम्मेवार तत्व निम्नलिखित है। प्रथम खनन, दूसरा अति पशुचारण, तीसरा जलाक्रांतता, चौथा है औद्योगिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखिए। कहते हैं कि भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम लिखने के लिए इसका आंसर लिखेंगे, भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। फिर प्रथम पॉइंट देकर के लिखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी प्रथम, जिसको हम क्या कहते हैं TISCO, टिस्को। दूसरा लिखेंगे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको IISCO कहते हैं।
तीसरा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, जिसको VISL से सूचित करते हैं। चौथा भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में है। पांचवा राउरकेला उड़ीसा में है, तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त बोकारो, बोकारो कहाँ है, झारखंड में है। सलेम कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और विजयनगर, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको SAIL सेल कहते हैं। ये सब क्या है, ये सब इसका लौह उद्योग के केंद्रों का नाम था। आप बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करके याद कर ही लेंगे। ये नहीं तो आपको 2 नंबर में पूछेगा, और अगर हो सकता है तो 5 नंबर में भी पूछ सकता है। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे। आधारभूत उद्योग क्या है, देखिए आधारभूत यानी कि इसके लिखेंगे वे उद्योग जिनके उत्पाद और अन्य वस्तुएं बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं वे उद्योग जिनके उत्पादन को अन्य वस्तुएं बनाने के लिए यानी कि दूसरा सामान बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाया जाता है, उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात, वस्त्रोद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि में प्रयोग में लाया जाता है। इन उद्योगों को चलाने वाली मशीनें भी लोहा इस्पात से बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे कुटीर उद्योग या गृह उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। इसमें शिल्पकला, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सदस्य मिलकर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल का या तो वे स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय गांवों के बाजार में विक्रय कर देते हैं यानी कि बेच देते हैं। इस उद्योग से दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, कपड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं छोटी मूर्तियाँ उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें आप थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि लघु उद्योग कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। फिर वो क्या, लघु उद्योग दोनों में अंतर था ना, तो लिखेंगे लघु उद्योग कुटीर उद्योग से भिन्न होता है। इसमें भी स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, किंतु इसका कारखाना घर बाहर रहता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों बाहर रहता है एवं अर्ध कुशल श्रमिक तथा शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं, कहते रोजगार के अवसर इसमें अधिक होते हैं। भारत, चीन, इंडोनेशिया एवं ब्राजील जैसे देश अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए इस प्रकार के उद्योगों में बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, खिलौने, मशीनों के पुर्जों, वस्त्र इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। इसका आंसर लिखेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के निम्नलिखित 4 वर्ग हैं। तो प्रथम वर्ग में लिखेंगे सार्वजनिक, दूसरा निजी, दूसरा क्या लिखेंगे, निजी लिखेंगे, तीसरा सहकारी और चौथा संयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलोह धातु के नाम बताएं। कहते हैं कि वह धातु जिसमें लोहा का अंश नहीं होता यानी कि अलोह धातुओं के नाम बताएं, उनके स्थानिक विवरण की चर्चा करें। इसका आंसर लिखेंगे कि अलोह धातु वे धातुएं हैं जिनमें लोहा का अंश नहीं होता है, जैसे बक्साइट, तांबा, है कि नहीं है, ये सब क्या है, अलोह धातुएं हैं। सोना, चांदी, सीसा, जस्ता इत्यादि ये सब क्या है, अलोह धातुएं हैं। इनमें बक्साइट और तांबे के निरपेक्ष भारत में महत्वपूर्ण है। बक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन करेगा एल्युमिनियम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो बक्साइट का। उड़ीसा बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां कालाहांडी और संभलपुर अग्रणी क्षेत्र है। बोल नगरी और कोरापुट अन्य क्षेत्र हैं। इनके अतिरिक्त झारखंड के लोहरदगा और पलामू, गुजरात के भावनगर और जामनगर, छत्तीसगढ़ के में अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट और महाराष्ट्र के कोलाबा, थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर महत्वपूर्ण उत्पादक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, हमने इससे पहले क्या लिखे, तांबा के विषय में जाने। अब हम जानेंगे, अब जो है ना, अब हम तांबा के विषय में जानेंगे। हमने यहाँ पे बक्साइट के विषय में जाने, अब थोड़ा सा इसका फिर डिफिनेशन भी देना पड़ेगा ना। अब तांबा के विषय में थोड़ा जानते हैं। तांबा के विषय में लिखेंगे, तांबा निरपेक्ष मुख्यतः झारखंड के सिंहभूम, मध्य प्रदेश के बालाघाट तथा राजस्थान के झुंझुनू एवं अलवर जिलों में पाए जाते हैं। तांबा एक बहुत उपयोगी खनिज है जिससे विद्युत उपकरण, नित्य की मोटरें, ट्रांसफार्मर, जनरेटर इत्यादि बनता है। जनरेटर वगैरह ये जो है ना तांबा से ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र केंद्रों के नाम लिखे। कहते हैं गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्रों के नाम लिखे, केंद्रों का नाम लिखे। लिखेंगे गुजरात भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक राज्य है। आपसे क्वेश्चन करेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक राज्य कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात। अहमदाबाद सूती वस्त्रों की राजधानी, इस नगर में 72 मिलें हैं। अन्य महत्वपूर्ण केंद्र क्या है, बड़ोदरा। कहते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण केंद्र आपको बड़ोदरा हो गया, सूरत, भावनगर, क्या है, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट तथा भड़ोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्रोद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताएं, वे किस प्रकार भिन्न हैं। कहते हैं कि सूती वस्त्रोद्योग के 2 सेक्टरों के नाम बताएं, वे किस प्रकार भिन्न है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग को 2 सेक्टरों में बांटा जा सकता है। प्रथम क्या है, संगठित सेक्टर और दूसरा विकेंद्रित सेक्टर। प्रथम क्या लिखेंगे, संगठित सेक्टर, दूसरा क्या है, विकेंद्रित सेक्टर। तो संगठित सेक्टर किसे कहते हैं, तो लिखेंगे इसके अंतर्गत मिल उद्योग आते हैं। मिल के द्वारा सूती वस्त्र का उत्पादन भी 3 सेक्टरों में होता है। कितने सेक्टरों में, 3 सेक्टरों में होता है, सार्वजनिक सेक्टर, सहकारी सेक्टर और निजी सेक्टर। फिर आगे लिखेंगे 1948 ईस्वी में 1998 ईस्वी में भारत में 1782 मिले थी, जिनमें से 192 सार्वजनिक सेक्टर में, 151 सहकारी सेक्टर में और सबसे अधिक 1439 मिले निजी सेक्टर में थी। संगठित सेक्टर के उत्पादनों में तेजी से कमी आई है। यह 20वीं शताब्दी के मध्य में 81% से घटकर 2000 में केवल 6% रह गया है। फिर लिखेंगे विकेंद्रित सेक्टर के विषय में, तो लिखेंगे विकेंद्रित सेक्टर के अंतर्गत हथकरघों यानी कि खादी सहित और विद्युत करघों में उत्पादित कपड़ा आता है। विकेंद्रित बिजली करघा क्षेत्र देश की मांग पूरी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश में उत्पादित सूती वस्त्र का 59.2% विकेंद्रित सेक्टर में विद्युत करघों द्वारा और लगभग 19% हथकरघा द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी उद्योग एवं मौसमी उद्योग क्या है। इसका आंसर लिखेंगे भारत और अन्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में चीनी उद्योगों का कच्चा माल गन्ना है। गन्ना एवं भार ह्रास होती फसल है, ह्रास वाली फसल है। खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई की अवधि तक इसमें सुक्रोज की मात्रा सूखती रहती है। गन्ने के खेत से काटने से 24 घंटे के अंदर तक ही पेरा जाए तो अधिक चीनी की मात्रा प्राप्त होती है। इस कारण गन्ने का भंडारण लंबे समय तक नहीं हो सकता। गन्ना एक मौसमी फसल है जिसे निश्चित अवधि में ही काटा जाता है, अतः गन्ने की पेराई की अवधि निश्चित होती है और चीनी मिलें कुछ ही महीनों तक चलती है। इस कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है। कहते हैं कि पेट्रो रासायनिक उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है, इस उद्योग के कुछ उत्पादों के नाम बताएं। इसका आंसर लिखेंगे पेट्रो रसायन उद्योग का कच्चा माल कच्चा खनिज तेल या अपरिष्कृत अपरिष्कृत पेट्रोल है। कच्चे पेट्रोलियम से अनेक वस्तुएं प्राप्त की जाती है जिनका अनेक नए
उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सभी को सम्मिलित रूप से पेट्रो रसायन कहते हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। परंपरा के अनुसार पेट्रो रसायन में अनेक उत्पाद जैसे प्लास्टिक, कृत्रिम धागे तथा उनसे बनी वस्तुएं, कृत्रिम रबड़, पटाखा इत्यादि को शामिल किया जाता है। पेट्रो रसायन उद्योग से बनी अनेक चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इनके कुछ उदाहरण है कृत्रिम रेशम के कपड़े, क्या है, टूथब्रश, साबुनदानी, पेस्ट का ढक्कन, प्लास्टिक के मग, बाल्टी, रेडियो के केस, सनमाइका, डिटर्जेंट, बाल पॉइंट पेन, बिजली के स्विच, कीटनाशक, दूध की थैलियाँ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक निर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका आंसर लिखेंगे, आधुनिक निर्माण उद्योग बड़े पैमानों के उद्योग होते हैं जिनमें प्लांट और मशीनरी में भारी पूंजी लगी होती है और उत्पादन बड़े पैमानों पर होता है। इस उद्योगों की अनेक विशेषताएं होती है जिनमें उत्पादन की विधि में कौशल का विशिष्टीकरण, मशीनों का उपयोग, प्रौद्योगिकी अभिनव परिवर्तन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का सहयोग, उत्पादन का वाह स्रोतीकरण, परिष्कृत और उच्चतम प्रौद्योगिकी के उत्पाद, भारी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग, विशाल संगठन इत्यादि सम्मिलित है। ये सब जो है ना आपको आधुनिक निर्माण उद्योगों की प्रमुख विशेषताएं में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंगलुरु, क्या बेंगलुरु भारत का सिलिकॉन सिटी है? क्यों कहते हैं कि बेंगलुरु जो है ये भारत का सिलिकॉन सिटी क्यों है? इसका आंसर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सिलिकॉन घाटी उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है जिसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार भारत में बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी या उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग का मुख्य केंद्र है जहां देश का सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर पार्क स्थित है। यहाँ की देशी कंपनियों को अपनी गुणवत्ता के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। इसी कारण बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी तथा सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? कहते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर लिखेंगे कि लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक युग का आधारभूत उद्योग है। यह अन्य उद्योगों का जनक है। इसमें विभिन्न कल कारखानों के लिए मशीन एवं संयंत्र, कृषि के उपकरण तथा परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। इसके विभिन्न उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल है। लोहे के उपयोग के बिना हम न तो ट्रैक्टर, टेलर, थ्रेशर, हल, कुदाल इत्यादि कृषि के औजार बना सकते हैं और न रेल की पटरी, रेल के डब्बे, इंजन, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, साइकिल इत्यादि परिवहन के साधन ही। भारतीय उद्योग के लगभग सभी सेक्टर अपनी मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करते हैं। वास्तव में लोहा इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोएडा एवं बरौनी के महत्व का उल्लेख करें। इसका आंसर लिखेंगे नोएडा, गुड़गांव देकर डैश देंगे, फिर लिखेंगे दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो दिल्ली से सटे स्थित है। यह छोटे और बाजार उन्मुख विद्युत, इंजीनियरिंग के हल्के सामान और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के महत्वपूर्ण है। यह सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक में अपनी पहचान बना चुका है। बरौनी बिहार में गंगा नदी के उत्तर स्थित है। यह दक्षिण और मध्य बिहार से राजेंद्रपुर से जुड़ा हुआ है।
यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है जहां तेल शोधक कारखाना, पेट्रो रसायन, ताप विद्युत, रासायनिक खाद और दुग्ध उद्योग विकसित है। यह उत्तर बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है। बरौनी के विषय में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर एवं थाने शहर के महत्व का उल्लेख करें। कहते हैं कि जमशेदपुर एवं पुणे शहर के महत्व का उल्लेख करें, तो इसका आंसर लिखेंगे जमशेदपुर भारत का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। यह झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर तथा कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, मैग्नीज इत्यादि खनिज पदार्थों में के क्षेत्र में स्थित है। इस शहर में टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टेल्को यानी कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड इत्यादि स्थित है। यहाँ लोहा इस्पात के अतिरिक्त मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहन, रेल का इंजन इत्यादि का निर्माण होता है। फिर पैराग्राफ चयन कर लिखेंगे पुणे महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र है। 10 लाखी नगर तथा औद्योगिक एवं शैक्षणिक नगर है। यह सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का केंद्र है। यहाँ सूती वस्त्र, चीनी, उत्तम कोटि के साबुन तथा डिटर्जेंट इत्यादि का निर्माण होता है। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है, जहाँ पुणे विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अनेकों इंजीनियरिंग एवं अन्य तकनीकी संस्थान है। पुणे का फिल्म इंडस्ट्रीज बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि पुणे का जो है ना फिल्म इंडस्ट्री जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 1991 ईस्वी की नई औद्योगिक नीति के 3 मुख्य उद्देश्यों को लिखिए। कहते हैं कि भारत की 1991 ईस्वी की नई औद्योगिक नीति जो आए थे 1991 ईस्वी में, इसके कहते हैं कि मुख्य उद्देश्य को लिखना है। इसका आंसर लिखेंगे भारत की नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 ईस्वी में की गई। इसके 3 मुख्य उद्देश्य थे। प्रथम, अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना। दूसरा, इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना। और तीसरा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लक्ष्य को ध्यान में रखकर उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वशोषित वृद्धि को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्तन और प्रोताश्रय में अंतर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करेंगे आप लोग और इसको याद करेंगे। देखिए आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो है ना, आप अगर कहेंगे क्वेश्चन पूरा हार्ड पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जाता है, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझ जाते हैं ना क्वेश्चन को, आपने इससे पहले जितने वीडियो देखे हैं ना, आप चाहेंगे इसमें से छांट करके पॉइंट बना करके अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर को पूरा नंबर देना पड़ेगा। तो इसी वजह से आप अभी से जो है ना लिखने का शैली बनाए। आप जितना लिखने का आप अगर एक्सपीरियंस रहेगा लिखने का, जितना आप अच्छे से लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे ना लिखने का, उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। इसी वजह से आप क्वेश्चन को देखे, पढ़े, सुने और खुद से लिखने का प्रयास करें। तो इसका है पत्तन यानी कि पोर्ट। तट पर स्थित वह स्थान है जहां गोदियां, जहाज, घाट एवं लंगर डालने की सुविधा होती है। यहाँ समुद्री मार्गों से भारी मात्रा में माल आता है, जिसको पृष्ठ प्रदेश में वितरित किया जाता है। पृष्ठ प्रदेश का माल भी यहाँ आता है और समुद्री मार्गों द्वारा उसे विदेशों या देश के अन्य समुद्री तटों पर भेजा जाता है। इसके विपरीत प्रोताश्रय या बंदरगाह समुद्र का आंशिक रूप से स्थल से घिरा भाग होता है, जैसे निवेशिका, ज्वारंदमुख, समुद्र अंतर्गमन इत्यादि। यह जहाज़ों को खुले समुद्र की तूफानी, ऊंची नीची और तेज गति वाले लहरों से सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। प्रोताश्रय प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी। प्राकृतिक बंदरगाह के लिए तट रेखा का दंतुरित अथवा कटा फटा होना जरूरी है। कृत्रिम बंदरगाह जल को भी दो ओर से घेर
कर बनाया जाता है। बंदरगाह में जहाज मरम्मत के लिए कई दिनों तक खड़े रहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए हैं जो आपके बिहार बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इस वीडियो को 2 से 3-4 बार देखेंगे और इसको लिखने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएंगे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।